कलर की टैक्सी आकर रुकी और उसमें से एक लड़की उतरकर बाहर निकली। उस लड़की की उम्र लगभग 22-23 साल की होगी। उसने एक सफेद कलर का सूट पहना हुआ था और उसके साथ लाल रंग की बिंदी और चूड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसके कंधे से नीचे लहरा रहे थे। उसका लुक ना ही तो ज्यादा तड़क भड़क वाला था और ना ही बहुत फैशनेबल। वो काफी सिंपल दिख रही थी, मगर इसके साथ ही उसकी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसने काफी लाइट मेकअप किया हुआ था और अपने हाथ में व्हाइट कलर का एक हैंडबैग पकड़ा हुआ था। उसने अपने लुक के साथ मैच करती हुई ब्लैक हील्स पहनी हुई थी। इस पूरी गेटअप में वो आसमान से उतरी किसी परी की तरह लग रही थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर तो नहीं थी जिसे देखकर लोग अपने होशो हवास खो बैठे, लेकिन उसका चेहरा देखने में काफी सिंपल और एलिगेंट था और उसे देखकर आंखों को एक सुकून मिलता था। उसे देखकर लोगों को किसी ठंडी हवा के झोंके को छूने का एहसास होता था। इस दुनिया में ऐसी लड़कियां बहुत कम थी जो देखने में बेशक उतनी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। आशी भी उन्हीं कुछ लोगों में से थी जो बेशक सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से लोगों के मन में अपनी जगह बना लेती थी। ओह माय गॉड आशी, तुम यहाँ पहुँच गई हो। अब जल्दी करो और सेकंड फ्लोर पर बने हुए प्राइवेट रूम में जाओ। सब लोग वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब सब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम भी यहाँ पर आई हो तो सब काफी खुश हो जाएंगे। दरवाजे पर आशी के कुछ पुराने दोस्त मेहमानों का वेलकम करने के लिए खड़े थे और उन्होंने मुस्कुराकर आशी को डायरेक्शंस बताए। आशी ने भी अपना सिर हिलाया और सब लोगों की तरफ देखकर स्माइल की और सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गई। आज पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। उसे पिछले काफी टाइम से इस तरह का कुछ फील नहीं हुआ था। सच तो ये था कि आशी इस तरह के किसी रियूनियन में काफी कम जाया करती थी। बात ये नहीं थी कि उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था या फिर वो खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी, बल्कि बात ये थी कि उसके स्कूल के दिनों में किसी ने उसके दिल और आत्मा पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि अब वो इस तरह के इवेंट्स को अवॉइड करना ही ठीक समझती थी। इस बार भी अपनी सारी फीलिंग्स को एक तरफ रखकर वो इस तरह के इवेंट में सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उसके स्कूल के टीचर ने खुद उसे फोन करके इनवाइट किया था। मिसेस वर्मा की उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी और वो काफी टाइम पहले रिटायर हो चुकी थी। जहाँ तक आशी ने सुना था, वो काफी टाइम पहले ही अपनी बेटी के साथ न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गई थी। मगर अब वो न सिर्फ अचानक से इंडिया वापस लौट आई थी, बल्कि उन्होंने ये रीयूनियन भी ऑर्गेनाइज कर दिया था। आशी के पास आने से मना करने की कोई वजह नहीं थी। वैसे तो वो कभी भी उस तरह के स्टूडेंट नहीं रही थी जो टीचर्स की चापलूसी करके उनकी फेवरेट बन जाते हैं, मगर वो भी अपनी क्लास के बाकी बच्चों की तरह ही मिसेस वर्मा को बहुत पसंद करती थी। और फिर वो इंसान पिछले 7 सालों से गायब था, तो उसका इस तरह के रियूनियन में आना काफी मुश्किल था, है ना? खुद को यही बात समझाकर आशी ने अपने मन की बेचैनी को कंट्रोल किया और इस रीयूनियन में आ गई। जब उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर पहुंची तो वहाँ पर पहले से ही करीब 20 लोग मौजूद थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो सब लोग आशी की तरफ देखने लगे, जो प्यार से उन लोगों को देखकर स्माइल कर रही थी। हेलो एवरीवन, हम सब काफी टाइम बाद मिले ना? आशी ने सब लोगों को देखकर ग्रीट किया। अरे ये तो हमारी क्लास की ब्यूटीफुल मिस आशी है, मैंने सही कहा ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस रीयूनियन में आई हो। मैं तो सोच रही हूँ कि क्या ये धरती फट गई है या फिर आसमान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसकी एक पुरानी क्लासमेट ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आशी ने बस ऑकवर्ड तरीके से स्माइल की और कुछ नहीं कहा। तभी उनकी क्लास का प्रेसिडेंट राजन उठकर आया और उसने काफी अच्छे तरीके से आशी के पास आकर कहा, हेलो आशी, हम काफी टाइम के बाद मिले हैं। सब लोग तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। आजकल तुम क्या कर रही हो? ओह हेलो राजन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशी ने पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाकर देखी, मगर जब उसे उसकी टीचर कहीं नजर नहीं आई तो उसने राजन की तरफ देखकर पूछा, मिसेस वर्मा कहाँ पर हैं? ओह वो मिसेस वर्मा ने अभी फोन किया था और उन्होंने बताया कि वो ट्रैफिक में फंस गई हैं और उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो कुछ ही देर में आने वाली होंगी, तब तक तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। आशी ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। कमरे में एक शांत कोना देखकर वो वहाँ पर बैठ गई और अपने पुराने क्लासमेट की बातों और उनके शोरगुल को सुनती रही। उन लोगों के स्कूल से पास आउट हुए काफी साल बीत चुके थे और अब सब कुछ बदल चुका था। कुछ लोग फेमस बिजनेसमैन बन चुके थे तो कुछ लोग गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग पढ़ने के लिए अब्रॉड जा चुके थे। उन सब लोगों के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो लड़की जिसे स्कूल में जीनियस कहा जाता था और जिसकी IQ 130 थी, आज वो किसी मामूली लड़की से कम नहीं लग रही थी। अपना स्कूल खत्म करने के बाद आशी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे बड़े कॉलेजेस के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था और एक लोकल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर सब लोगों को काफी हैरान कर दिया था।
उसके बाद अपना कॉलेज खत्म करके वो सीधा एक लोकल हॉस्पिटल में इंटर्न नर्स की जॉब करने लगी थी, जहाँ से उसे बाद में एम्स हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया था और वहाँ उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था। और अब वो जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसी के ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक इंटर्न डॉक्टर के साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप में थी। वैसे तो उस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड काफी नॉर्मल था, मगर उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था। आशी को लगता था कि अब वो इस जिंदगी से इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती। उसने कभी भी पैसों या प्रॉपर्टी की उम्मीद नहीं की, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में सिर्फ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए थी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे को टच किया, जिससे वो काफी ज्यादा डर गई थी। जब उसने अपने सामने प्रिया को खड़े देखा तो उसकी सांस में सांस आई। प्रिया, क्या तुम मुझे डरा कर ही मार डालना चाहती हो? ओह हेलो, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे लिए डोर पर ही वेट करोगी ताकि हम दोनों साथ में अंदर आ सके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे धोखा देकर तुम मुझसे पहले ही अंदर आ गई। प्रिया ने एक चेयर खींची और आशी के पास बैठते हुए कहा, मैं पहले तुम्हारे लिए इंतजार करने वाली थी, मगर मुझे दरवाजे पर हमारा एक पुराना क्लासमेट मिल गया और उसने मुझे बताया कि सब लोग ऊपर ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर आ गई। आशी ने प्यार से कहा। जो लड़की आशी से बात कर रही थी उसका नाम प्रिया था और वो स्कूल के टाइम से ही आशी की बेस्ट फ्रेंड रही है। वो काफी सुंदर थी और आशी की इकलौती सबसे क्लोज फ्रेंड थी। उसी की तरह प्रिया भी काफी अच्छी थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। इस वक्त वो एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब कर रही थी। प्रिया, मुझे तो लगा था कि तुम पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा बिजी हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिजी न रहूं? मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। मुझे आज एक फ्लाइट के साथ मुंबई के लिए निकलना था, लेकिन मैं हमारा ये रीयूनियन मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी एक कलीग को मेरी शिफ्ट करने के लिए कह दिया। अरे हाँ, तुम्हारा वो डॉक्टर कहाँ पर है? तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? आज उसे एक सर्जरी करनी थी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख सकती हूँ कि उसका फ्यूचर काफी अच्छा है और वो काफी बड़ा डॉक्टर बन सकता है। बाय द वे, तुम घर ढूंढ रही थी ना? क्या तुम्हें कोई अच्छा घर मिला? हाँ, मुझे लगता है शायद हमें एक अच्छा घर मिल गया है। हमने अब तक टोटल 3 घर देखे और उनमें से एक घर हम दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगा, मगर हम कुछ भी फाइनल करने से पहले एक बार उसके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। वाह, तुम्हें तो काफी जल्दी घर मिल गया। और ये घर है कहाँ पर? घर लेना काफी बड़ी बात होती है, तो मुझे उम्मीद है कि तुमने इस बारे में काफी अच्छे से सोचा होगा, प्रिया ने कहा। वो घर रिंग रोड की दूसरी साइड पर है, इसलिए वहाँ से बस पकड़कर हॉस्पिटल तक आने में कुल 20 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए हम दोनों को ही वो काफी पसंद आया। आशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सुना है कि रिंग रोड के दूसरी तरफ जो घर है उनकी कीमत लाखों रुपए में जाती है। लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने काफी पैसे सेव किए हुए हैं, प्रिया ने तारीफ करते हुए कहा। नहीं, हमें ये सारी पेमेंट एक साथ नहीं करनी है। हम सबसे पहले डाउन पेमेंट में कुछ पैसे दे देंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके किश्तों में बाकी पूरी पेमेंट कर लेंगे। हम दोनों अभी काफी यंग हैं और हमारे पास वो घर लेने के लिए काफी टाइम है। तो इसका मतलब ये है कि वो घर लेने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लोगे? प्रिया ने आगे बढ़कर आशी का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो हमने सोचा तो यही है। आशी ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। आशी, हाँ, तो क्या तुम अब शादी करने के लिए तैयार हो? सच में? प्रिया ने एक सीरियस फेस के साथ पूछा। इस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ या नहीं। आशी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये चीज क्यों पूछ रही हूँ। क्या तुम सच में उसे पूरी तरह से भूल गई हो? प्रिया ने अपनी आवाज काफी धीमी कर ली, मगर फिर भी आशी को एक एक वर्ड काफी अच्छे से सुनाई दिया। उसकी बात सुनकर आशी समझ गई कि प्रिया क्या कहना चाहती है और उसकी आंखों में एक अजीब तरह की उदासी आ गई। उसके चेहरे पर उसके टूटे हुए दिल की झलक साफ नजर आ रही थी। इन सब बातों का अब क्या मतलब है? अगर मैं ये शादी नहीं भी करना चाहूँ तो भी क्या हो जाएगा? मेरी जिंदगी अब यही है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी के इस पहलू को एक्सेप्ट कर लिया था, आशी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही प्रिया आगे कुछ और कहने वाली थी कि तभी उस प्राइवेट रूम का दरवाजा दोबारा खुला और सब लोग तुरंत उठकर खड़े हो गए। प्रिया और आशी भी उठकर खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। आशी को ये देखकर काफी खुशी हुई कि दरवाजे पर उसकी पुरानी क्लास टीचर मिसेस वर्मा खड़ी थी, जिनके बाल अब काफी सफेद हो चुके थे और जो अब पहले से काफी बदल चुकी थी। मगर ये क्या उसकी आंखें धोखा दे रही थी? क्या वो कोई सपना देख रही थी? क्या ये सब सच में हो रहा था? क्या सच में उसकी टीचर मिसेस वर्मा के साथ वो खड़ा था? वो आदमी जो 7 साल पहले गायब हो गया था, वो आदमी जो एक टाइम पर आशी की जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान था, उसके लिए इस तरह अचानक से आशी के सामने आ जाना किसी सपने की तरह ही था। इस चीज के लिए आशी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपने दूर दूर के ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि आज उसे वो इंसान मिल जाएगा।
उसकी पूरी बॉडी जैसे बर्फ की तरह जम गई थी और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था।